वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम सेल के बारे में जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो किस तरह होता है, किस वजह से जो है वो सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत से सेल्स के अंदर जो है डिवीजन होती है और डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो इन्हीं सेल्स की डिवीजन पर जो है वो डिपेंड करता है। सेल जब डिवाइड करता है, सेल की डिवीजन के बाद डिवाइडेड जो सेल्स होते हैं वो फर्दर जो है डिफरेंशिएट हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। इसी तरह जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, इम्पल्स यानी मैसेज। तो बॉडी में मैसेज जो ट्रांसफर होते हैं वो नर्व सेल्स की वजह से होते हैं। इसी तरह जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन का काम करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो है वो लेकर जाते हैं। इसी तरह स्टमक के कुछ सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट काम जो है परफॉर्म करते हैं। जो जाइलम सेल्स होते हैं वो वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं, यानी वाटर को जो है वो ज़मीन से रूट्स के ज़रिए लेते हैं और प्लांट की लीफ तक जो है वो उन्हें पहुँचाते हैं। इसी तरह मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से प्लांट के डिफरेंट जो एरियल पार्ट्स होते हैं, स्टेम और लीफ वगैरह, मिनरल्स भी जो है वो जाइलम सेल्स पहुँचाते हैं। इसी तरह फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं, तो फ्लोएम सेल्स जो प्लांट्स के अंदर होते हैं फूड को कंडक्ट करते हैं, यानी फूड को जो है वो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक लेके जाते हैं। अब फूड जो है वो कौन बनाता है, लीफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट के लिए फूड तैयार करते हैं। तो जैसे ही लीफ के अंदर फूड तैयार हो जाती है तो फ्लोएम सेल्स जो हैं इस फूड को प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेकर जाते हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो सक्लेनकाइमा सेल्स होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो हमें इरेक्ट नज़र आता है। इसी तरह प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरेनकाइमा सेल्स भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं, यानी इनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का अमल या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, लेकिन हर पैरेन्काइमा सेल जो है फूड को स्टोर नहीं करता। जो ओल्डर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं फूड को स्टोर करने का काम करते हैं स्टेम के अंदर, और जो यंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो फूड जो है वो स्टोर नहीं करते। इस तरह जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे प्लांट की लेंथ और विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है। तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है प्लांट का। तो प्लांट की ये है मेन स्टेम, और मेन स्टेम के अंदर जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, यानी जाइलम सेल जो है वो रूट से पानी को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाते हैं। इसी तरह फ्लोएम जो है वो लीफ से बनाई हुई फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। और ये जो स्टेम है प्लांट की, इसकी टिप के ऊपर जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि डिवीजन करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो ये तमाम जितने भी इसके सेल्स हैं ग्रुप के अंदर वो डिवाइड करते हैं और बहुत सारे सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर उन सेल्स के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन होती है। सेल्स डिफ्रेंशिएट करके अपना अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो न्यू लीफ बनाते हैं, कुछ सेल्स जो हैं प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो स्टेम के ऊपर नोड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आपको साइड पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं तो ये है लीफ प्राइमोर्डियम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में से कुछ टिश्यूज ने जो है वो लीफ बनाने थे, इसलिए उन्होंने लीफ प्राइमोर्डियल बनाया है। ये लीफ प्राइमोर्डियल जो है वो बाद में एक लार्ज वाइड लीफ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये स्टेम की टिप के ऊपर भी पाए जाते हैं और रूट की टिप के ऊपर भी मौजूद होते हैं। तो रूट के ऊपर ये रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, स्टेम की टिप के ऊपर ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी बॉडी स्ट्रक्चर में और फंक्शन में जो है वो सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल, कि एक सेल की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और सेल में जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो इनको आज हम स्टडी करेंगे। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में जो है वो बताया था।
अब सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम दोनों माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं, यानी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी। लाइट माइक्रोस्कोप जो आम स्कूल्स और कॉलेजेस की लेबॉर्ट्री में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं जो सनलाइट से चलती हैं, यानी सनलाइट से जो है हमें इमेज नज़र आता है, उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये लाइट से चलती हैं और ये जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में जो टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है पता चलता है कि सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, यानी उनको हम सेल से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सेल से निकाल सकते हैं। और सेल की कौन से कंपोनेंट्स को हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस होते हैं सेल के अंदर। तो सेल में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो ये जितने भी हैं ये सेल के ऑर्गेनेलिस हैं, इनको सेल के कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो इन कंपोनेंट्स को हम लाइट माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली जो है वो देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन कंपोनेंट्स को हम सेल से सेपरेट भी कर सकते हैं और अलग अलग को भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सेल के कंपोनेंट्स को यानी ऑर्गेनेलिस को सेपरेट कर लेते हैं तो हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को फिर स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो सेल के ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना, तो जिस प्रोसेस के जरिए हम इनको स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान जो हम क्या करते हैं कि टिश्यूज जो हैं वो होमोजेनाइज होते हैं, यानी सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होमोजेनाइज होती हैं, वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो हम जो है इन ऑर्गेनेली को किस तरह जो है फिर सेपरेट करते हैं, तो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो है वो इनको सेपरेट करते हैं। तो वेरियस जो पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके अंदर हम इस होमोजेनाइज फ्लूइड को जो है वो सेल्स का जो होमोजेनाइज मिक्सचर होता है उसको हम स्पिन करवाते हैं मीडियम स्पीड के ऊपर, और इस तरह जो है वो सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और कुछ जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो हाई स्पीड रिक्वायर होती है उनको सेपरेट करने के लिए, तो उनको हाई स्पीड पे जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो वो सेल्स के कंपोनेंट्स जो कि हाई स्पीड पर सेपरेट किए जाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के ज़रिए हम उन सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब जैसे हमने सेल के कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट कर लिए हैं सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, तो अब हम देखते हैं कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो मेन पाए जाते हैं। तो सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होती है इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटरमोस्ट लेयर होती है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी मौजूद होती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, यानी एक फ्लूइड होता है, मटेरियल होता है जिसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी सेल का डीएनए जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेल की सारी एक्टिविटीज़ और सेल के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट्स की वजह से हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। अब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, एनिमल के सेल्स होते हैं, वो कह लें कि सेल वाल की एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा सेल वाल मौजूद होती है। तो सेल वाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। एनिमल और प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके अंदर जो है वो डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, फंक्शनल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए हम इनको जो है वो यूकैरियोट्स कहते हैं। पहले के जो सेल थे उनको हम प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। तो प्रिमिटिव सेल्स के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और समटाइम जो उनके अंदर न्यूक्लियस था ही नहीं, और अगर न्यूक्लियस था तो वो नॉन फंक्शनल था, वेल डिफाइंड नहीं था। तो इसलिए हम उनको जो है प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास शामिल है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स हैं 2 वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं, परो और कैरियोट्स। परो का मतलब होता है नो या फिर फेक, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस या तो होता ही नहीं है और या फिर न्यूक्लियस हो तो वो फेक होता है, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मौजूद नहीं होती। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जो है डीएनए के ऊपर मौजूद नहीं है तो इस वजह से हम न्यूक्लियस कहते हैं इनके अंदर नहीं बनता। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर,
वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली जो है वो पड़ा हुआ होता है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो बनता है और डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट साइज का होता है। यूकैरियोट्स के वर्ड को देख लिया तो यूकैरियोट का वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, यू एंड कैरियोट्स। तो यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रॉपर फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है और इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं और उनका साइज जो है वो ऑस्ट्रिच एग जितना बड़ा भी हो सकता है। ऑस्ट्रिच एग हम कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे जितना भी यूकैरियोटिक सेल बड़ा हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वो आम आंख से नज़र नहीं आते। सेल का साइज जो है हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर से। तो माइक्रोमीटर को हम जो है वो UM लिखते हैं, स्मॉल यू एंड स्मॉल m। तो इसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। तो एक माइक्रोमीटर जो है वो इक्वल होता है 0.50 और 1 मीटर के। इसी तरह अगर हम इनको जो है वो कह लें कि कंप्रेस कर लें तो 1 माइक्रोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 × 10⁻⁶ के। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के ऊपर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से कवर होती है, यानी सेल वॉल जो है वो एडिशनल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उनके ऊपर जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मौजूद होती है। अगर हम केमिकली देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिपिड मौजूद होता है 20 to 40% और प्रोटीन्स जो है इनके अंदर पाई जाती हैं 60 to 80%। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी जो है वो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की भी पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती हैं। अब बहुत से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, यानी उन्होंने बहुत सारी जो है वो एफर्ट की कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको जो है एस्टेब्लिश किया जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसका होता होगा। तो सबसे पहले जो है वो कहा जाता था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर सैंडविच होती है, यानी लिपिड जो है प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर के दरमियान में पाया जाता है सैंडविच की तरह। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को कहते थे यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपको एग्जाम में। तो यूनिट मेम्ब्रेन तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलिज के अंदर पाया जाता है, यानी जितने भी सेल्स हैं और सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये साबित किया कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच की तरह नहीं होता। हालांकि इनके अंदर दो प्रोटीन लेयर्स पाई जाती हैं, बट लिपिड जो है वो दरमियान में सैंडविच नहीं बनाते। तो प्रोटीन लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, इसीलिए ये सैंडविच की फॉर्म जो है इनकी नहीं हो सकती। तो इसीलिए लिपिड बाइलेयर सैंडविच के कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने रॉन्ग करार दे दिया। बाद में उन्होंने बताया कि प्रोटीन लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, यानी प्रोटीन लेयर जो है मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो इक्वली प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिपिड की लेयर के अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो इस तरह जो है ये मोज़ेक मैनर बनाते हैं। तो इस मॉडल को जो है बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। मोज़ेक मैनर हम उस मैनर को कहते हैं कि जैसे पानी के ऊपर जो है बर्फ़ क्यूब्स, आइस क्यूब्स जो है मौजूद होती हैं, तो इसी तरह प्रोटीन पार्टिकल्स जो हैं, प्रोटीन्स के जो कह रहे कि मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिपिड लेयर के ऊपर जो है वो आइसबर्ग्स की तरह प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पोर्स भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं उनके ज़रिए जो है सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मटेरियल जो है वो पास आउट होता है, उसकी मूवमेंट होती है। मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यानी सेल से चीज़ें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल से बाहर रिलीज होती हैं और सेल से बाहर की चीज़ें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर्स के ज़रिए वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बैरियर क्रिएट करता है इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जितने भी कैले ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके दरमियान में। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है वो अपने से पास होने देते हैं। तो इसलिए हम इस मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
तो वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो इजीली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। तो इन आयंस की मूवमेंट जो है वो रेगुलेट रहती है सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। इसके अलावा बहुत से स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज जो होते हैं ये भी इजीली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। जबकि जो आयंस होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो है क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी फेस करते हैं ये। तो दो तरह की ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होती है। एक ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि बहुत से सब्सटेंसेस जो कि सेल को ज़रूरत नहीं होती और वो सब्सटेंसेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है वो एडिड होते रहते हैं सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन सेल को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो उनकी जो मूवमेंट होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इसी तरह कुछ अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं, वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास है। तो जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाते हैं, लेकिन जब उनको जो है मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी की ज़रूरत हो, तो ये हम कहेंगे कि ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी वो खुद इजीली पास आउट ना कर सकते हो और उनको एनर्जी चाहिए हो पास आउट होने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एनर्जी जो है वो उनको कौन प्रोवाइड करता है? तो ये एनर्जी जो है वो उनको एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। एटीपी जो है वो सेल के अंदर कौन बनाता है? तो एटीपी जो है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और ये एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंडोसाइटोसिस की। तो बहुत से एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल के इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन को फोल्ड करके उसको वैक्यूल बना लेती है और फिर इस वैक्यूल को जो है वो अपने सेल के अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो इस टाइप की जो इनटेक होती है इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो है वो दो टाइप के होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस हम कहते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर इनगल्फ हो, सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो, तो इसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड मटेरियल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें यानी नर्व सेल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं, यानी मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, सेल मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसफ़र होता है बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक। और इस तरह जो है सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन जो काम है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करना और सेल्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस मेंटेन रखना भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दो जो है वो डायग्राम है, एक है यूनिट मेम्ब्रेन की डायग्राम और दूसरी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम। तो प्रिमिटिव हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि प्रोटीन की दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है प्रोटीन की और एक इनर लेयर होती है, और उसके दरमियान में लिपिड्स जो हैं जिनको हम फास्फोलिपिड भी कहते हैं वो इन मेम्ब्रेन के दरमियान में सैंडविच की तरह जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये सिंपल से यूनिट को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया और ये एक्सेप्टेड मॉडल है, तो इस मॉडल के मुताबिक बताया गया कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं ये कंटिन्यूस नहीं होती मेम्ब्रेन की सरफेस पे, बल्कि ये लिपिड्स यानी फॉस्फोलिपिड्स के अंदर धंसी हुई होती हैं। तो ये आपको दो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके अंदर धंसी हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जो है अटैच होते हैं और समटाइम्स जो है इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स के इनर साइड पे जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है हमारे पास मौजूद होता है। तो इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं कि सारा जो है लिपिड का फ्लूइड है, लिपिड के फ्लूइड के ऊपर जो है प्रोटीन के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुंदर के अंदर जो है पानी के ऊपर आइसबर्ग्स यानी आइस के टुकड़े जो है वो मौजूद होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह की जो है वो इनकी अरेंजमेंट होती है। तो इसीलिए हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सेल वॉल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है, प्लांट सेल्स के ऊपर पाई जाती है।
एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो पाई जाती है। अब प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल से, यानी प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है और प्लांट सेल्स के ऊपर भी सेल वॉल पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो सेल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रो का मतलब होता है नो या फिर नेक्ड, और कैरियोट कहते हैं न्यूक्लियस को। तो यानी प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस या डिफाइंड न्यूक्लियस जो है मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स हम कहते हैं वो सेल्स जिनके अंदर प्रॉपर डिफाइंड वेल फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो प्लांट की सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट की सेल वॉल से मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर में भी और केमिकल कंपोजिशन में भी। अब प्लांट की जो ये सेल वॉल है ये कौन सिक्रीट करता है? तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिक्रीट करते हैं और फिर जो है प्लांट सेल्स के ऊपर सेल वॉल बनती है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हम किसे कहते हैं? सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है सेंटर में और साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली जो है वो हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन से सेल वॉल प्लांट सेल्स के ऊपर डेवलप होती है। इसके अलावा सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी वॉल जो है वो क्या होती है। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल की जो सबसे आउटर लेयर होती है प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल बनती है सेलुलोज से, और इसके अलावा इसमें कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स पैक्टिन के पाए जाते हैं और हेमी सेलुलोज के पाए जाते हैं। प्राइमरी वॉल के अंदर जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, यानी ऐसे क्रॉस होता है, ज़रब का निशान होता है, उस तरह जो है इनकी अरेंजमेंट होती है। इसीलिए इस प्राइमरी वॉल को हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। प्राइमरी वॉल जो है वो हर न्यूली जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनके ऊपर डेवलप होती है, उनमें पाई जाती है। इसके अलावा इसको हम एक्सटर्नल लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये सेल वॉल की सबसे आउटर लेयर होती है। अब प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है, इसलिए हम इसको इंटरनल लेयर ऑफ सेल वॉल कहते हैं। ये थिक होती है और रिजिड होती है, यानी मोटी होती है और हार्ड होती है। अगर हम केमिकली इसकी कंपोजिशन देखें तो जो सेकेंडरी वॉल होती है वो इनऑर्गेनिक साल्ट से बनी हुई होती है, सिलिका से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर वैक्सीज होते हैं, क्यूटिन होती है, लिग्निन जो है वो पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो है वो सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है। मिडिल लैमेला है हमारे पास नेक्स्ट। तो मिडिल लैमेला जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को जो है वो उनकी सेल वॉल को आपस में ज्वाइंट करती हैं, यानी काफ़ी सारी सेल्स अगर मौजूद हैं तो वो आपस में जुड़ते किस वजह से हैं? इस मिडिल लैमेला की वजह से जुड़ते हैं। और मिडिल लैमेला जो है वो कौन सिक्रीट करता है? प्राइमरी वॉल के कुछ नेबरिंग सेल्स होते हैं, इर्द गिर्द वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो मिडिल लैमेला डेवलप करते हैं। और मिडिल लैमेला जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनके दरमियान में कनेक्शन बनाती हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, बल्कि उनकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनती है। इसी तरह जो फंगल सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। तो हम सेल वॉल के फंक्शंस देखते हैं कि सेल वॉल के फंक्शंस जो हैं वो क्या है। तो सेल वॉल जो है वो सेल्स की शेप को डिफाइन करती है, सेल की शेप को मेंटेन रखती है। इसके अलावा सेल को जो है वो रिजिड रखती है, हार्ड रखती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। सेल वॉल जो है वो हर चीज़ को अलाउ करती है कि वो उसमें से पास आउट हो जाए, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो हर चीज़ को अपने में से गुजरने नहीं देती। तो ये डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो ये आपको 4 सेल नज़र आ रहे हैं, अलग अलग ये सेल हैं, और 4 सेल्स को जो है कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में जोड़ रही हैं मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला जो है ये सेल्स को आपस में ज्वाइंट करती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस कि ये जो प्राइमरी वॉल के नेबरिंग सेल्स होते हैं, इर्द गिर्द वाले सेल्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन से बनती है मिडिल लैमेला। तो सेल की सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो मिलके बनती है प्राइमरी वॉल से, और ये है सेकेंडरी वॉल से। और जो आपको ये पर्पल कलर में वॉल नज़र आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी ये सेल है पूरा। और मिडिल लैमेला इन सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ईआर भी कहते हैं।
तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें जो है वो एक नेटवर्क नज़र आता है चैनल्स का, ट्यूब्यूल्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। तो इस चैनल्स को जो है वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। ये चैनल्स यानी ये ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है और इसके साथ ही न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ भी कनेक्ट होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्ट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्ट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये चैनल फैला हुआ होता है। तो चैनल्स के इस सिस्टम को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चैनल्स हम कह रहे हैं ट्यूब्यूल्स को, तो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा इन चैनल्स के अंदर जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट होता है यानी डिफरेंट होता है। अभी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? ये स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स को, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम सिस्टर्नी बोलते हैं और ये सिस्टर्नी जो है जब काफ़ी सारी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं, तब हम इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और सिंगल ट्यूबुलर को या एक सिंगल चैनल को हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो दो फॉर्म्स होती हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी फॉर्म को हम कहते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER को जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट लिख के दिखा दिया, रफ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ सरफेस होती है, जो खुरदरी सरफेस होती है, उसको हम RER कहते हैं। इसी तरह जो SER है वो है स्मूथ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बिल्कुल स्मूथ सरफेस जो कि प्लेन होती है उसको हम SER कहते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ये रफ सरफेस है तो इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं नज़र आती, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए उनकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है। उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब सेंसिस जब हो जाती है प्रोटीन की, यानी प्रोटीन्स जब बन जाती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो प्रोटीन्स जो हैं वो फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती हैं और फिर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं, यानी ये लिपिड के जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, यानी उनको बॉडी से जो है वो उनके डेंजरस इफेक्ट को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का काम करता है, यानी मैसेज को ट्रांसफ़र करने का भी एक काम करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास मसल सेल और नर्व सेल्स। तो मसल सेल्स और नर्व सेल्स इनके अंदर भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, तो इनमें उनका काम होता है मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करना, इम्पल्स को आगे ट्रांसफ़र करना। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसके अलावा जो अब नॉर्मल हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब क्योंकि जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी नहीं होता साइटोप्लाज्म के अंदर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है एक साइड पे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर वाली है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके ऊपर ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये है न्यूक्लियर पोर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, तो इसलिए इसको हमने न्यूक्लियर पोर कहा है। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है DNA पाया जाता है, हेरिडिटरी मटीरियल होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के एक साइड पे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है। तो ये पूरा हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्योंकि दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास है पिंक कलर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जो है ये क्योंकि उभार है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो ये राइबोसोम्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी सरफेस जो है स्मूथ नहीं है। और राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन जब बन जाती है तो वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दी जाती है और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स फिर स्टोर हो जाती हैं फर्दर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए।
इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दूसरी टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इनकी सरफेस जो है स्मूथ होती है। ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है कि मैसेज को जो है वो ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा ये मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। आज हम राइबोसोम्स को जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो राइबोसोम्स जो है ये सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर बहुत ही छोटे से ग्रैन्युलाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स को सबसे पहले जो है पैलेट ने स्टडी किया था 1955 के अंदर। अब यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उन राइबोसोम्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। यानी इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स बनते हैं। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये आपको काफ़ी वीडियोस में जो है वो बताया है क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, फेक न्यूक्लियस होता है या फिर उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिवेल्प फंक्शनल न्यूक्लियस मौजूद होता है। और प्लांट्स और एनिमल सेल्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया को हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनमें आरएनए और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में मौजूद होता है। तो इसीलिए हम इन राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स के अंदर आरएनए पाया जाता है। तो राइबोसोम्स पे जो आरएनए पाया जाता है उसको हम आरएनए कहते हैं, यानी राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब राइबोसोम्स जो है ये दो तरह का होता है, यानी दो शक्लों में ये पाया जाता है। एक तो ये होता है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं, एक इस तरह की फॉर्म होती है इनकी। दूसरी फॉर्म होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ पार्ट होता है, यानी जो रफ सरफेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके साथ भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये दो फॉर्म में राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। पहले हमने उसकी जो है वो दो फॉर्म देख ली है, अब हम देखते हैं कि वो किससे मिलके बनते हैं। तो राइबोसोम्स जो है वो दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। एक होता है लार्ज सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S का होता है। तो एस हम कहते हैं स्वेटबर्च को, यानी स्वेटबर्च यूनिट है। जब हम राइबोसोम्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो सेपरेट करते हैं सेल से या फिर सेल के पार्टिकल से, तो फिर हम जो है वो स्वेटबर्च का यूनिट यूज़ करते हैं। तो राइबोसोम्स का लार्जेस्ट जो यूनिट होता है वो 60S का होता है, जबकि जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 40S का होता है। अब जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में जॉइंट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ये मिलके 80 स्वेटबर्च का पार्टिकल बनाते हैं। अब इनकी जो अटैचमेंट होती है वो कौन कंट्रोल करता है? तो राइबोसोम्स में मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है जो कि इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। अब राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मैसेंजर आरएनए के साथ जो है वो किस तरह अटैच होते हैं? तो राइबोसोम्स का जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है, इसके ज़रिए ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, मैसेज को कॉपी करते हैं और उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं तब अब इसको पॉलीसोम कहते हैं। तो पॉलीसोम जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट और ये है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, और ये ग्रीन वाला है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। यानी डीएनए से मैसेज जब कॉपी होके साइटोप्लाज्म में आता है तो ये हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए का मैसेज जो है वो इसके पास है और इसके अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन बननी है। तो राइबोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के जरिए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स जो है जो जुड़ गए हैं ये मूव करते हैं और मैसेज को कॉपी करते जाते हैं, और उस मैसेज के कॉपी करने के साथ साथ जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाते जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जब कह लें कि बन के रेडी हो जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है, फिर हम उसको प्रोटीन कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको बताने का मकसद ये कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम्स जुड़ते हैं तो वो मैसेंजर आरएनए के मैसेज को कॉपी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स जब सारा मैसेज कॉपी कर लेते हैं तो अलग हो जाते हैं और प्रोटीन भी सेपरेट हो जाती है, और फिर यह प्रोटीन जो है वो
जिस नेक्स्ट फंक्शन में या प्रोसेस में यूज़ होनी है उसमें ये यूज़ होती है। न्यू राइबोसोम्स जो है वो कहाँ असेंबल होते हैं, तो वो न्यूक्लियोलस में असेंबल होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो जैसे ही असेंबल हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उन न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री जो है वो कौन सी है, तो राइबोसोम की फैक्ट्री जो है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स का काम क्या होता है, तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन बनाना। तो ये था हमारा आज का लेसन।